हेलो बच्चों, अपन बात कर रहे थे मुद्रा के कार्यों की। तो अपन ने इससे पहले इसमें देखा था कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या होते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य के रूप में हम मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में काम में लेते हैं। वस्तुएं और सेवाएं हम मुद्रा से खरीदते हैं और मुद्रा को ही वस्तुएं और सेवाएं बनाने के लिए हम खर्च भी करते हैं। इसके अलावा मूल्य के मापक का काम भी मुद्रा करती है। किसी भी वस्तु या सेवा का मूल्य हम मुद्रा के रूप में ही नापते हैं। अब हम बात करें आज मुद्रा के सहायक या गौण कार्यों की। तो मुद्रा का एक कार्य इसमें होता है मूल्य संग्रह का कार्य। तो मुद्रा के रूप में भविष्य के लिए मूल्य संग्रह या धन का संग्रह का काम मुद्रा के रूप में सुगम या सरल हो जाता है। इससे भविष्य में वस्तुएं और सेवाएं खरीदने की शक्ति का संग्रह किया जा सकता है। लेकिन इस कार्य की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर बना रहे, यानी वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे। अगर वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है और ऐसी स्थिति में मुद्रा संग्रह करने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं रहता कि उसने जो मुद्रा का संग्रह किया है उसका वस्तुओं और सेवाओं के रूप में कितना मूल्य है। इसलिए सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने से मुद्रा की उपयोगिता धन संग्रह के रूप में घट जाती है। धन संग्रह का काम बॉन्ड या शेयर खरीद कर भी किया जा सकता है या बैंक में बचत जमा के रूप में भी किया जा सकता है। लेकिन मुद्रा पूर्ण रूप से तरल होती है और इसका इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है। यहाँ हमारे अर्थशास्त्री लिप्से और क्रिस्टल, उनका ये कहना है कि मुद्रा अकेले व्यक्ति के लिए तो संचित धन के संबंध में संतोषजनक संग्रह का काम करती है, लेकिन सारे समाज के लिए ये ऐसा नहीं कर सकती है। यदि अकेला व्यक्ति मुद्रा का संग्रह करता है तो व्यय करने पर उसे दूसरे व्यक्ति का माल मिल जाता है। लेकिन यदि समस्त समाज अपनी मुद्रा बचाता है और आगे चलकर उसका उपयोग करना चाहता है तो उपभोग के लिए माल हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये हमारा एक मैक्रो पैराडॉक्स भी है कि बचत एक आदमी के लिए अच्छी है लेकिन संपूर्ण समाज के लिए हानिकारक है। तो ये हमारा पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहलाता है। मूल्य संग्रह के कार्य के फलस्वरूप ही विभिन्न देशों की आय में असमानता उत्पन्न होती है, क्योंकि कुछ लोग मुद्रा का संग्रह कर लेते हैं और बाकी लोग कम आमदनी के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है विलंबित भुगतान का आधार। मुद्रा का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान स्थगित कर सकना संभव हो गया है और इस प्रकार ये ऋणों के भुगतान का आधार बन जाती है। यहाँ लेखे की इकाई में समय तत्व और जुड़ जाता है, जो क्योंकि भुगतान भविष्य में किया जाना है। आधुनिक समाज में ऋणों का अत्यधिक विस्तार हुआ है और इसका अधिकांश श्रेय हम मुद्रा के आविष्कार को दे सकते हैं। सरकार और व्यवसाय काफ़ी मात्रा में ऋण लेते हैं, उपभोक्ता वर्ग भी काफ़ी मात्रा में ऋण लेता है। अतः मुद्रा ने ऋणों के लेन देन को बड़े पैमाने पर संभव और सुगम बनाया है। कुछ लेखक मुद्रा के अन्य कार्यों के मूल्य के हस्तांतरण, साख के आधार, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार और उपभोक्ताओं के उत्पादकों द्वारा साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की भी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा केवल मूल्य संग्रह का ही कार्य नहीं करती, बल्कि ये मूल्य या क्रय शक्ति का हस्तांतरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान में सुगमतापूर्वक कर सकती है। इससे विनिमय का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है। मुद्रा का ये कार्य पूर्ण वर्णित कार्यों से निकला हुआ ही माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में लेन देन के बढ़ने से मूल्य का हस्तांतरण काफ़ी बड़े पैमाने पर होने लगा है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य और गौण कार्यों के अलावा मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य भी हैं जो मुद्रा कर देती है, जो है मुद्रा जिसमें हम देखें तो पहला है साख का आधार।
आजकल सभी व्यापारिक बैंक साख का आधार करते हैं। वो नकद जमा प्राप्त करके उसकी कुछ राशि ग्राहकों को उधार दे सकते हैं। व्यापारिक बैंक जिस साख का निर्माण करते हैं उसका आधार नकद जमा ही होती है। अब किसी बैंक में यदि 100 रुपये नगद राशि के रूप में प्राप्त होते हैं और बैंक 20% रिजर्व अनुपात के आधार पर 20 रुपये अपने पास रख लेता है, तो बाकी के बचे 80 रुपयों के आधार पर वो 400 रुपये की नई साख या नई जमा का निर्माण कर लेता है। इस तरह मुद्रा ही साख के निर्माण का आधार बनती है। ज़्यादा मुद्रा होने पर ज़्यादा साख और कम मुद्रा होने पर कम साख का निर्माण हो पाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार। उत्पादन के साधनों का प्रतिफल मुद्रा में सुगमतापूर्वक चुकाया जाता है। यदि मुद्रा न हो तो लगान, ब्याज, मजदूरी, मुनाफा इनका भुगतान करना कठिन हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के आधार पर ही संभव होता है। साधनों के प्रतिफल साधनों की कीमतों से निर्धारित होते हैं और इनमें मुद्रा अपनी भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता और उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। एक उपभोक्ता अपने सीमित साधनों के व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर करता है, जो कि अपन फर्स्ट ईयर में देख चुके हैं। इसी प्रकार एक उत्पादक अपना लाभ अधिकतम करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों की सीमांत उत्पादकताओं के अनुपात को साधनों की कीमतों के अनुपात में बराबर करता है। लेकिन संतुलन की इन दशाओं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा कीमत प्रणाली के माध्यम से सहायता देती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा साधनों का सर्वोत्तम आवंटन में सहायक होती है, क्योंकि कीमतें, वस्तु की कीमतें हों चाहे साधन की कीमतें हों, ये हम मुद्रा के रूप में ही देखते हैं। धन को तरलता प्रदान करना। मुद्रा धन के विभिन्न रूपों जैसे मकान, कार, जेवर, शेयर, ऋण पत्र आदि को तरल रूप प्रदान कर सकती है, क्योंकि इनके अपने अपने बाजार होते हैं और इनको बेचकर नकद राशि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार मुद्रा धन के विभिन्न रूपों को न केवल मूल्य आंकती है, बल्कि इनको आवश्यकता अनुसार तरल रूप भी प्रदान कर सकती है। इससे परिसंपत्तियों को मुद्रा में और मुद्रा को परिसंपत्तियों में बदला जा सकता है। इससे पूंजी की उत्पादकता भी बढ़ती है। नेक्स्ट है अन्य कार्य। मुद्रा ही बचतकर्ताओं को विनियोगकर्ताओं से मिलाती है। आधुनिक समाज में मुद्रा का यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर बचतें परिवार किया करते हैं, लेकिन वे उनका पूरा विनियोग स्वयं नहीं कर पाते। सरकारें और फर्में पारिवारिक बचतों को उधार लेकर निवेश या विनियोग में लगाती है। अतः बचत और विनियोग की महत्वपूर्ण भूमिका बचत और विनियोग में कड़ी स्थापित करने में मुद्रा और मौद्रिक साधनों जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाओं, शेयर बाजार आदि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बचतकर्ता और विनियोगकर्ताओं के बीच वित्तीय मध्यस्थता का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए भारत में भी कई नई संस्थाएं जैसे म्यूचुअल फंड और नए मौद्रिक पत्र आदि की व्यवस्था शुरुआत की है। तो ये तो हमारे थे मुद्रा के कार्य। अब हम बात करें मुद्रा के महत्व की, तो मुद्रा का आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना मुद्रा के हम आज की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते। मार्शल का भी यही कहना था। प्रोफेसर मार्शल ने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है या चक्कर लगाता है। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण ढांचे में मुद्रा का अपना केंद्रीय स्थान होता है। इसीलिए बचत, व्यय, विनियोग, रोजगार, उत्पादन, उपभोग, कीमतों, सरकारी करों और कर्जों, आयात निर्यात, इन सब में मुद्रा का समावेश होता है। मुद्रा ने मानवीय स्वतंत्रता को बढ़ाया, क्योंकि हम इच्छा अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये क्रय शक्ति को सामान्य रूप प्रदान करती है। इससे पूंजी को अधिक गतिशील और उत्पादक इसने बनाया है। पूंजीपति अपनी पूंजी कम
लाभ की दिशाओं से निकालकर अधिक लाभ की दिशाओं में लगा सकते हैं और इस काम में मुद्रा काफ़ी सहायक होती है। मुद्रा के इतने अधिक उपयोग हो गए कि उन्हें एक सूची में हम नहीं रख सकते। अब मुद्रा का महत्व, अब अपन इसको कल देखेंगे कि आर्थिक जीवन में मुद्रा का क्या महत्व है।